हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस से। जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका 8th चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स। तो अभी तक आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है ये आपको पढ़ाया गया। लेकिन आज का हमारा चैप्टर जो है वो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पे जब डेमोक्रेसी को हम ले जाते हैं, जब हम ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों को उन्हीं के क्लोज एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वही हमारा लोकल गवर्नमेंट है। चाहे वो गांव के लेवल पे पंचायत हो सकती है, ठीक है, या फिर वो शहरी लेवल पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएंगी कि पंचायत क्या है, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, और लोकल गवर्नमेंट की आखिर हमें ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, लेटेस्ट वीडियो है, और आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम पे। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें @class ESP। ठीक है, क्लास 11 ESP, यहाँ पे आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे और जो भी वीडियोस के लिंक वगैरह हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, इसको भी आप ज़रूर विजिट करें अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि आखिर लोकल गवर्नमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है। तो लोकल गवर्नमेंट वर्क इन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि गांव के लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या गांव के लेवल पर, बहुत छोटे लेवल पर जब गवर्नमेंट काम करने पहुंचती है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट है। और जो लोकल गवर्नमेंट है वो बेसिकली लोगों को मदद करती है जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो आए दिन जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, आगे आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम आए दिन डे टू डे फेस करते हैं। मान के चलो कि ये जो लोकल गवर्नमेंट का है ये क्लोजेस्ट लेवल है, यानी कि ये गवर्नमेंट का वो लेवल है जो ऑर्डिनरी यानी कि आम लोगों के सबसे क्लोज होता है। यानी कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट है वही आपके सबसे क्लोज है। आपको अगर छोटी सी कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो आपकी नालियां नहीं बनी हुई हैं, तो आप मोदी जी को तो बोलोगे नहीं कि नालियां बनवाओ। तो आप नाली के लिए किसके पास जाओगे? आप अपने लोकल गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास जाओगे। ठीक है, आपकी ये डे टू डे लाइफ की नॉर्मल प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है। सो इट यूजेस लोकल नॉलेज एंड आइडियाज टू मेक बेटर डिसीजंस। होता क्या है, जितना हमारे एरिया के बंदे को हमारे एरिया के बारे में पता है, हो सकता है कि उतना मोदी जी को ना पता हो, क्योंकि वो बड़े लेवल के काम करते हैं। तो छोटे लेवल पर जो जितनी भी नॉलेज रखता है, अगर वो ही लोकल गवर्नमेंट में रूल करेगा तो शायद वो बेहतर डिसीजन ले पाएगा, बेहतर आइडियाज दे पाएगा, क्योंकि वो वहां का रहने वाला होगा। ठीक है, और बहुत ही कम कॉस्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है अगर ऐसा रहेगा तो। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हाई लेवल तक हमें भागना नहीं पड़ेगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर लोकल में से ही कोई अगर बंदा हम चुनते हैं और उसको थोड़ा बहुत काम करने को देते हैं, नालियां बनाना, सड़कें बनाना, पानी प्रोवाइड करवाना, ये सब काम छोटे मोटे ही होते हैं। ठीक है, साफ सफाई का काम हो गया सड़कों की, गलियों की, और कूड़ा वगैरह उठाना, यही तो काम होता है लोकल गवर्नमेंट का। तो अगर ये कोई छोटा आदमी करेगा अपने ही एरिया का तो सही से करेगा। अब आप इस काम के लिए ये तो है नहीं आप बड़े लेवल पर जाके अर्जी लगाओगे कि नहीं हमारा कूड़ा उठाने के लिए आप पीएम को या सीएम को बुलाओगे। तो लोकल गवर्नमेंट आपकी डे टू डे जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उससे डील करता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे? देखो, पीपल कैन इजीली शेयर देयर प्रॉब्लम्स एंड आइडियाज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने जो भी लोकल गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर है आप उनसे जाके मिल सकते हो। उनसे मिलना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। आप जाकर अपने आइडियाज़, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकते हो, आपकी बात को सुना जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपकी बात को सुना जाएगा तो शायद अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे जहाँ पर लोगों की सुनी जाएगी, सुनवाई होगी। इट सेव्स टाइम एंड मनी। तो पीपल कैन गेट देयर वर्क डन मोर क्विकली एंड विदाउट स्पेंडिंग मच। लोगों का ये जो छोटा मोटा काम है ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे फटाफट से। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और मतलब फटाफट से ही आपको देखने को मिलेगा सफाई हो रही है, कूड़ा उठाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है।
सो लोकल गवर्नमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोकल लोगों की नीड होती है ना, उसको अच्छे से फुलफिल वही कर सकता है जो वहाँ का हो। सो लोकल गवर्नमेंट फोकसेस ऑन इश्यूज दैट आर इम्पोर्टेंट टू द लोकल पीपल। लोकल गवर्नमेंट में देश दुनिया की बातें नहीं होती हैं। लोकल गवर्नमेंट में जो बैठे होते हैं ना लोग, वो आपके लोकल मुद्दों को ही लेकर चिंतित होते हैं। आपके लोकल लेवल, जो आपका एरिया है, लोकेलिटी है, उसी की ही बातों के ऊपर काम करते हैं। तो कहने का मतलब है लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सबसे छोटा लेवल है रूल करने का, जहां पर आपकी छोटी छोटी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। हमारे देश भारत में लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट कब आया और इसकी ग्रोथ किस तरीके से हुई, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन समय की। एंशियंट टाइम पीरियड में क्या होता था। देखो, लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले, विलेजेस हैड देयर ओन वे ऑफ मेकिंग रूल्स कॉल्ड सभास। पहले के जमाने में जो गांव वाले होते थे, उनकी एक मीटिंग होती थी, वो लोग एक सभा करते थे, एक असेंबली होती थी उनकी। और ये विलेज की मीटिंग्स को ही हम सभा कहते हैं, ग्राम सभा या लोगों, जो गांव के लोगों की सभा। ये सारे लोग इकट्ठा होते थे, गैदर होते थे। और उसके बाद क्या होता था, बाद में यही मीटिंगें आगे चलकर पंचायत का रूप ले लेती हैं। पहले एक सभा होती थी छोटे लेवल पे, और धीरे धीरे वही सभा धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो वो पंचायत बन गई। और हुआ क्या, पंचायत के अंदर एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि पांचों काम करते हैं मिलकर गांव की प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, उसमें सरपंच भी होता है, उसमें बाकी के नॉर्मल पंच भी होते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये फिर गांव के डिसीजंस लेते हैं। तो कहने का मतलब है, पहले तो एंशियंट टाइम पीरियड में एक छोटी सी सभा थी, थोड़ी बहुत मीटिंग होती थी लोगों की। बाद में जब लोग बढ़ते गए, थोड़ा उसकी ग्रोथ हुई, तो पंचायत का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। ये हमारा एंशियंट टाइम पीरियड का है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब है ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने लोकल गवर्नमेंट ग्रुप्स बनाए, जिनको लोकल बोर्ड कहा जाता है। तो 1882 में जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, तो ये लोकल गवर्नमेंट को ठीक करना चाहते थे, तो इन्होंने लोकल बोर्ड्स बनाए। एंड उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट एक्ट आया 1919 का, और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो हुआ क्या, विलेज पंचायत्स वर फॉर्म्ड एंड ऑफिशियली स्टार्टेड वर्किंग। तो इन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए, और उसके तहत यहाँ पे इंडिया के अंदर विलेज पंचायत्स को मतलब ऑफिशियली यहाँ पे शुरू करवाया कि हाँ भाई, लोकल लेवल पे आपकी पंचायत होगी। लोकल लेवल पे आपके जो डिस्प्यूट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने के लिए कोई ना कोई रहेगा। तो ये ब्रिटिशर्स का ही काम था। फिर क्या हुआ, अब महात्मा गांधी का भी कुछ इसमें आइडिया था। उनका क्या आइडिया था, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि विलेजेस के पास भी पावर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सारी पावर बस बड़े लोगों के पास है और विलेजेस के पास कुछ भी पावर नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की भी एक थिंकिंग थी कि ग्रास रूट लेवल पे जब डेमोक्रेसी पहुंचेगी, तभी सही मायने में हम आजाद माने खुद को। सो ही बिलीव दैट लोकल पीपल शुड टेक पार्ट इन डेवलपमेंट। जो भी डेवलपमेंट वर्क होगा, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी, उसमें लोकल लोगों का सपोर्ट होना भी उतना ही जरूरी है। तो ऐसा इनका मानना था। एंड ही थॉट दैट, और वो ये सोचते थे कि विलेज पंचायत कुड हेल्प इंप्रूव पीपल्स लाइफ। अगर हम विलेज पंचायत को स्ट्रॉन्ग करते हैं, विलेज पंचायत की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, तो जरूर लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, लोगों का जीवन काफी हद तक इंप्रूव भी होगा। तो ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था, ये उनके थॉट्स थे। तो महात्मा गांधी जी को भी आप मान के चलो कि लोकल गवर्नमेंट के आइडिया में उन्होंने भी अपना सजेशन दिया था कि हाँ भाई, इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, जो सही ढंग से काम करती हो। अब मैं आपको बताऊंगा लोकल गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की फील्ड में हमारे सरकारों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे क्या क्या एक्शन लिए गए। सबसे पहले तो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था अंडर दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नेहरू जी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया था। और बेसिकली इसमें जो लोकल लेवल पे जितना भी काम होना है, ठीक है, गांव गांव के लेवल पर, वहां लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के मकसद से इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। और हुआ क्या था,
एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम क्रिएट किया गया था टू मैनेज डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज। तो जो गांव के एरियाज हैं वहां 3 टियर की एक ऐसे इस तरीके से एक सिस्टम बनाया गया था कि पहले भाई सबसे बेसिक लेवल होगा, वहां पे काम नहीं हो रहा तो ऊपर होगा, फिर और ऊपर के लेवल पे काम होगा। तो 3 टियर पंचायती राज का एक सिस्टम आया सबसे पहले, ठीक है, अभी पूरे इंडिया में नहीं आया था। फिर क्या हुआ 1960s में, कुछ स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र हैं, इन्होंने अपनी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को सेटअप किया ताकि विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो सके। इन्होंने तो इलेक्शन ही करवा दिए, ठीक है, लोकल बॉडीज के अपने वहां पे अपने अपने एरिया में, कि हाँ भाई लोकल लेवल पे हम तो काम करना वाले, मतलब काम करना स्टार्ट करने वाले हैं और आप सब भी करो। तो गुजरात और महाराष्ट्र वो शुरुआती स्टेट्स में से एक थे जिन्होंने इलेक्टेड अपने वहां पे गवर्नमेंट्स को, बॉडीज को लाया। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी सामने। प्रॉब्लम क्या थी देखो, लोकल बॉडीज हैड वेरी लिटिल पावर। ये जो लोकल बॉडीज बनाई जा रही थी इनके पास ज्यादा पावर नहीं होती थी, ठीक है, ज्यादा डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, और इनको पैसे के लिए स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। इनका खुद का कोई इनकम का सोर्स ज्यादा था नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, सिर्फ बातें करनी है, तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, फंड तो आपको चाहिए होगा। तो बहुत सारे स्टेट्स जो थे, मैनी स्टेट्स डिड नॉट क्रिएट इलेक्टेड लोकल बॉडीज। तो इसी कारण की वजह से ज्यादातर स्टेट्स ने अपनी लोकल बॉडीज को क्रिएट नहीं किया, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं थे। समटाइम्स लोकल बॉडीज वर रिमूव्ड एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स टुक कंट्रोल। कई बारी तो लोकल बॉडीज जो इलेक्टेड भी होती थी उनको भी रिमूव कर दिया जाता था और गवर्नमेंट के अधिकारी अपनी मनमानी करते थे। और कभी कभी तो कई स्टेट्स में इलेक्शन डिले भी हो जाते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा डिले हो जाते थे, होने हैं पर 2-2 साल एक एक 2-2 3-3 साल तक डिले हो गए आगे। तो कहने का मतलब है अभी तक भी लोकल गवर्नमेंट्स को सीरियस नहीं लिया जा रहा था हमारे इंडिया के अंदर। जब हमारा इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट्स की पावर बहुत कम थी, जितनी आज आप देख रहे हो उतनी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब हुआ क्या, एक बदलाव चाहिए था हमें कि भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो 1987 का टाइम आया, गवर्नमेंट स्टार्टेड रिव्यूइंग हाउ लोकल गवर्नमेंट वाज वर्किंग। तो हमारी सरकारों ने रिव्यू किया कि आखिर प्रॉब्लम आ कहां पर रही है, क्यों हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो फेल हो रही हैं, आखिर रीजन क्या है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, पीके थंगन कमेटी। 1989 में ये जो कमेटी बनाई गई, पीके थंगन कमेटी, इन्होंने एक सजेशन दिया कि देखो सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट जो है ऐसे हवा में बातें मत करो, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आप बताओ लोगों को कि हाँ भाई लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और हर 5 साल में रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शंस करवाओ। अगर इलेक्शंस करवाओगे तभी लोगों को लगेगा कि कुछ सीरियस चल रहा है। और लोकल बॉडीज शुड हैव क्लियर ड्यूटी एंड प्रॉपर फंड। और जो भी लोकल बॉडी होगी, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो चाहे वो अर्बन लेवल पे हो, उनकी एक ड्यूटी क्लियर उनको पता हो कि हाँ भाई ये काम आपको करना है, और प्रॉपर फंड उनको मिला, मतलब प्रॉपर फंड उनको मिला करे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये मतलब आपको बता दो पीके थंगन कमेटी का सजेशन था आफ्टर रिव्यूइंग एवरीथिंग, कि भाई ये सब रिव्यू करने के बाद यही इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो कि हाँ भाई लोकल बॉडीज हैं अपने इंडिया के अंदर। तो ये एक बदलाव की बातें आई सामने। और यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये सजेशंस किसने दिए थे, रिव्यू किसने किया था, पीके थंगन कमेटी ने किया था। अब यहाँ पे 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात आती है। 1992 का वो टाइम था, एक कानून पास हुआ पार्लियामेंट में 1992 में, और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। जो 73rd अमेंडमेंट था, हुआ क्या, ये दो अमेंडमेंट्स आए, 73rd और 74th। अब इन दोनों में था क्या, तो जैसा कि कमेटी ने सजेस्ट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है लोकल गवर्नमेंट को, तो 73rd अमेंडमेंट करके हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट्स को स्टार्ट किया, जिसको पंचायती राज कहा जाता है। गांव के लेवल पे लोकल गवर्नमेंट होना, यहाँ पे एक सरपंच होगा, पंच चुना जाएगा, और पंचायती राज सिस्टम होगा प्रॉपर, गांव के लेवल पे उनको फंड दिए जाएंगे, उनको पावर्स दी जाएंगी। तो ये 73rd अमेंडमेंट में हमने ये सब बताया। 74th अमेंडमेंट जो था वो शहरों से जुड़ा हुआ था, 73rd रूरल लोकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, और 74th अर्बन लोकल बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, आगे पीछे हैं। सो इनको हम नगर पालिका कह सकते हैं, इनको हम म्यूनिसिपालिटीज भी कह सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी कह सकते हैं। तो ये दो अमेंडमेंट्स जो करने बहुत जरूरी थे, इसके बिना तो कोई सीरियस लेता भी नहीं, ठीक है। अगर ये अमेंडमेंट ना होते तो शायद ना तो पंचायती राज को कोई सीरियस लेता, ना नगर पालिकाओं को कोई सीरियस लेता। ओके।
तो अब हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट को, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ। आपको पता चलेगा कि आखिर एक एक बात इस 73rd अमेंडमेंट में क्या क्या बताई गई। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस फोटो को समझो, इसको समझोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे जो टॉप मोस्ट टीयर होगा इस सिस्टम का, वो होगी जिला परिषद। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे। फिर जो बीच वाला टीयर है उसको इंटरमीडिएट टीयर कहते हैं, यानी कि पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पर काम करेगी। और जो सबसे बॉटम मोस्ट टीयर है उसको आप ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कह सकते हो, ये विलेज लेवल पर काम करेगी। तो ये जो तीनों काम हैं ये बेसिकली रूरल लेवल पे होंगे, और गांव के लेवल पे ये 3 टीयर बनाए जाएंगे, ऐसा इस अमेंडमेंट में कहा गया। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना, जब भी पेपर में आता है तो आप कोशिश करना कि आप भी इसको उतार के आओ। ठीक है, इसी तरीके से आप बना लेना और बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 टीयर स्ट्रक्चर। तो अगर मैं आपको बताऊं, ग्राम पंचायत ये विलेज लेवल का है, ये गांव के लिए या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए काम करने वाला है ग्रुप। ठीक है, और फिर है मंडल या फिर ब्लॉक लेवल पे, ये एक मिडल लेवल है। ठीक है, इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर मिडिल लेवल पे ब्लॉक लेवल पे है, फिर जिला पंचायत है। मैंने आपको पीछे बता दिया है, वही सीन है, पूरा इसमें लिखा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम होगा, एक ब्लॉक लेवल पे काम होगा और एक गांव के लेवल पे काम होगा। यही है हमारा 3 टीयर स्ट्रक्चर पंचायती राज का। अब जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर थी उसमें ग्राम सभा नाम से एक वर्ड आया था। तो ग्राम सभा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्या होता है कि जब ग्राम सभा के इलेक्शंस होंगे तो जितने भी गांव के अंदर एडल्ट्स हैं जो 18 प्लस होंगे, उनको वोटिंग का राइट होगा। जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो ग्राम सभा के इलेक्शंस में वोटिंग कर पाएंगे, और ग्राम सभा में डिस्कशन होगा लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर। जो आगे का प्लान होगा गांव के अंदर, कैसे डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से क्या क्या काम गांव के अंदर होने चाहिए, ग्राम सभा के अंदर ये एक एक बात को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी ग्राम सभा, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है जो मैंने आपको बता दी है। अब अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं, आखिर इलेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, इलेक्शंस को लेकर क्या प्रोविजन है। तो देखिए भाई, इलेक्शन फॉर ऑल लेवल ऑफ पंचायती राज आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। जो मैंने आपको 3 टीयर का स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल का और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत लेवल का, तीनों लेवल का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो ऐसा ही होगा कि हर 5 साल के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे वहां पे। ओके, और अगर होता क्या है, 5 साल पूरे होने से पहले ही अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो अगले जो न्यू इलेक्शंस होंगे वो विद इन 6 मंथ्स करवाने ही करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसके तहत एक सरकार बनी और वो सही से काम नहीं कर पाई और वो डिसॉल्व हो गई और अगली गवर्नमेंट बनाने में आपने कई टाइम मतलब कई साल लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर डिसॉल्व हो जाती है तो न्यू इलेक्शंस आपको विद इन 6 मंथ्स करवाने ही करवाने पड़ेंगे। अर्लियर क्या होता था कि इलेक्शंस बहुत डिले हो जाते थे। अब आपको याद आ रहा होगा वो इलेक्शन डिले वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था पीछे। इंडिपेंडेंट इंडिया जब नया नया हमें आज़ादी मिली थी तो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस ही डिले हो जाते थे, लोकल बॉडी को कोई सीरियस नहीं लेता था। पर अब जब इसमें प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तो उसके बाद अब डिले नहीं हो सकता, अब वो इलेक्शंस होने ही होने हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखना। और अगर मैं आपको बताऊं, आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं। पंचायती राज सिस्टम में 1/3 ऑफ ऑल सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन। जितनी भी टोटल सीट्स होंगी उसका जो 1/3 होगा वो लड़कियों के लिए आपका जो है रिजर्व रहेगा, और इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ सरपंच, सरपंच की पोस्ट भी रिजर्व्ड है। यहाँ पे भी 1/3 जो होगा वो विमेन का इसमें रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन चलता है लोकल लेवल पे, जो लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस होते हैं उसमें रिजर्वेशन होता है। आगे बढ़े भाई, ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि इनके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या काम ये कर सकते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 11th शेड्यूल है उसमें 29 सब्जेक्ट्स की बात होती है।
सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो हर स्टेट ये डिसाइड करता है कि कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को देने हैं। ये वहाँ का स्टेट डिसाइड करेगा कि भाई कितने देने हैं और कितने नहीं देने हैं। सो ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ये लोकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होंगे, लोकल लेवल से ही रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें होंगे। लोकल लोग जो हैं गांव के, उनके वेलफेयर से रिलेटेड ही इसमें बातें लिखी जाती हैं जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं बहुत सिंपली, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट सर्विसेज, लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म, सॉइल कंजर्वेशन, स्मॉल इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड वर्क, एनिमल केयर, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड ब्रिजेस, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, poverty removal program, education, primary and secondary schools, technical and vocational training, adult and non-formal education, library, cultural activity, market and fair, health and sanitation like hospital and public health care centers, dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare, welfare of SC and ST, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन, एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। ये जो 29 टॉपिक्स हैं ये इसमें आते हैं 11 शेड्यूल वाले, ठीक है। इसी के अंदर अंदर रहकर आपको काम करना होता है लोकल लेवल पे, और ये डिसाइड कौन करेगा इस लिस्ट में से कितने काम आपसे करवाने हैं, ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता क्या है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड टू कंडक्ट लोकल इलेक्शंस। अब ये जो हर 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, तो ये इलेक्शंस की देखरेख कौन करेगा? कोई तो होगा ना भाई जो देखेगा कि हाँ भाई इलेक्शन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट होगी, और इसको कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक इंडिपेंडेंट पोस्ट है, इसको बिना किसी के दबाव के अपना काम करना है और फेयर तरीके से करना है, ठीक है। सो कमिश्नर जो है वो वैसा ही काम करता है जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम करता है इंडिया का, ठीक है। तो आपको पता भी है इलेक्शन कमीशन एक इंडिया लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन होती है जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस को मॉनिटर करती है, देखती है, ठीक है, कि कुछ गलत ना हो, कोई डिस्पेरेंसी ना हो। आगे बढ़ते हैं अब हम। स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो एक स्टेट लेवल पे फाइनेंस कमीशन भी होती है। हर 5 साल बाद एक कमीशन बनाई जाती है, ये चेक करती है कि लोकल बॉडी ने कितना पैसा जो है उसने खर्च किया है, कितना उसके पास है, कितना उसको देना है। यानी कि इट चेक्स हाउ मच मनी लोकल बॉडी हैव एंड इफ इट इज इनफ, अगर वो इनफ है या नहीं है ये भी देखना है। एंड इट ऑल्सो डिसाइड हाउ द स्टेट गवर्नमेंट शुड शेयर मनी विद लोकल बॉडीज। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन ये भी देखेगा कि जो इलेक्शन जो होगा उसके बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट कितना फंड लोकल बॉडी को दे, वो जो एक चुनी हुई सरकार आएगी उसको, ठीक है। और इससे क्या होगा कि मनी का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से हो पाएगा, कोई भी काम अनफेयर नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड जितने भी मुद्दे होंगे उस पर ध्यान रखता है। व्हाट इज एन अर्बन एरिया? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अर्बन एरिया आप किसे कहते हो, ठीक है, आप कहते हो शहर, तो आप अर्बन एरिया किसको कहोगे? तो एक एरिया अर्बन माना जाएगा अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सबसे पहले तो एटलीस्ट वहां पे 5,000 लोग रहते हो, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी चीज, जो वहां के 75% मैन हैं वो खेती बाड़ी छोड़कर कुछ और काम करते हो, यानी कि नॉन फार्मिंग जॉब्स, कुछ भी अलग करते हो पर खेती नहीं करते हो। और जो भी वो एरिया होगा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो एटलीस्ट वहाँ पे 400 लोग तो रहते ही रहते हो, तभी आप उस एरिया को एक अर्बन एरिया कह सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं है तो शायद वो अर्बन एरिया नहीं कहलाएगा। ये हमारा जो इंडिया का सेंसस होता है, जो जनगणना होती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। ये कंडीशंस को पूरा करना बहुत जरूरी है। तो इसी से अब रिलेटेड है हमारा 74th अमेंडमेंट। ये अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है। जो पिछला वाला था
वो रूरल से रिलेटेड था। आपको मैंने गांव के लेवल पे समझाया था क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, जिसको आप नगर पालिका भी कह सकते हो। जस्ट लाइक जो 73rd अमेंडमेंट है जो कि रूरल एरियाज के लिए था, 74th अमेंडमेंट आपका अर्बन एरियाज से रिलेटेड है। इसमें जितना भी काम होगा वो सब शहरों के लिए होगा। तो देखो होगा क्या, हर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं वो हर 5 साल में होंगे, ठीक है, इन एवरी 5 ईयर, वो भी एकदम फेयर तरीके से। और रिजर्वेशन यहाँ पे भी होगा, महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भी काम करेगा, जो अर्बन लेवल पे, जो रूरल लेवल पे काम कर रहा है वो अर्बन लेवल पे भी उस स्टेट में काम करेगा, वहां के भी इलेक्शंस को देखेगा। और यहाँ पर भी वही स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा, जैसे उसने 73rd वाले पे ध्यान दिया था ना कि भाई लोकल बॉडीज कितना पैसा यूज कर रही हैं, क्या इनफ है या नहीं है। तो सिमिलरली वो यहाँ पर भी देखेगा कि जो भी फंड है वो कितना शेयर होना चाहिए, और अगर वो शेयर हो रहा है तो वो इनफ है या इनफ नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा सम पावर एंड फंक्शंस सम पावर एंड फंक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स टू अर्बन बॉडीज। होता क्या है, थोड़ा बहुत काम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अर्बन लोकल गवर्नमेंट के हाथ में भी दे देती है, कुछ ट्रांसफर हो जाता है सब्जेक्ट्स का। ओके, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अब हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। अब ये इंप्लीमेंट कैसे किया गया, देखो ऑल स्टेट्स हैव मेड लॉज टू फॉलो दीज अमेंडमेंट्स। सभी राज्यों ने अपने अपने स्टेट में कानून बनाए कि भाई ये अमेंडमेंट को हमें फॉलो करना है। बिटवीन 1994 टू 2004 ज्यादातर जो स्टेट्स थे वो लगभग लगभग 2 राउंड ऑफ लोकल लेवल के इलेक्शंस कंडक्ट करवा चुके थे। ये एक फैक्ट है, ये एक डेटा है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इधर तो तीसरा राउंड चल रहा था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का, तो राजस्थान बहुत आगे था इस चीज को लेके आने में, ठीक है, और एमपी भी साथ साथ। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। और आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, एक डेटा है यहाँ पे 600+ जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं। आपको बताया था ना मैंने, ब्लॉक लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है और एक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा लेवल है, ठीक है। ये 3 टियर सिस्टम आप बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लेना। तो आज की डेट में माना जाता है लगभग 600 से ज्यादा जिला पंचायत हैं आज की डेट में। इसके अलावा 6000 से ज्यादा ब्लॉक पंचायत हैं ब्लॉक लेवल पे। 2,40,000 लगभग ग्राम पंचायत हैं विलेज लेवल पे। तो ये सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे छोटा लेवल है। और अगर मैं आपको बताऊं अर्बन एरियाज की बात करूं, तो लगभग 100 से ज्यादा सिटी कॉरपोरेशन आज की डेट में काम कर रही हैं, 100 से ज्यादा नगर पालिकाएं हैं, 1400 से ज्यादा टाउन म्यूनिसिपल जो है म्यूनिसिपालिटीज काम कर रही हैं, और 2000 से ज्यादा नगर पंचायत भी हैं। तो ये एक एनसीईआरटी का डेटा जो आप सभी के साथ मैंने शेयर किया, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया भी गया था। अब हमारा यहाँ पे अगला टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय लोकल बॉडीज। ये जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं ये अक्सर कुछ चैलेंजेस फेस करती हैं, इनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं अब वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इनके पास पावर बहुत ही कम है। मैनी स्टेट्स हैव नॉट गिवन फुल पावर टू लोकल बॉडीज। आज भी बहुत सारे स्टेट्स में जो वहाँ की लोकल बॉडीज हैं उनके पास उतनी पावर नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वेलफेयर से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड, आज भी स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर रही है। लोकल बॉडीज को आज भी उतना ज़्यादा जो है वो पावर और राइट नहीं मिल पा रहा है। फाइनेंशियल डिपेंडेंस की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोकल बॉडीज होती हैं हमारी, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो नगर पालिका हो, उनके पास इतनी इनफ मनी नहीं होती है। तो उनको भी क्या है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा, जो फंड्स आएंगे उस पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है, डिपेंड रहना पड़ता है। इसके अलावा जो रूरल लोकल बॉडीज है गांव के लेवल की, वो सिर्फ 0.24% ही टोटल रेवेन्यू जो है क्रिएट कर पाती हैं, बट दे यूज 4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सो दे बिकम डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं यूज ज्यादा है, अर्निंग उनकी कम है। तो ऐसे में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट फिर स्टेट से ही तो मांगेगी ना। इसके अलावा सोशल चैलेंजेस भी हैं। होता क्या था, पहले के ज़माने में पंचायत वगैरह में वो आते थे जो लोग पावरफुल घर से आते थे, और
वो चाहते ही नहीं थे अपनी पावर शेयर करें वीकर ग्रुप्स के साथ। सो जब डेमोक्रेसी विलेज लेवल तक पहुंचती है तो कॉन्फ्लिक्ट भी आएंगे और टेंशन्स भी होंगी। पहले तो डेमोक्रेसी नहीं थी, जो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला सीन होता था भाई, जो ज्यादा पावरफुल है वही गांव में उसका रुतबा चलता था। पर अब पंचायत के भी इलेक्शंस होते हैं, जो इलेक्शन लड़ेगा जीतेगा वही भाई वो रूल करेगा गांव में। ये तो है नहीं कि आप अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग रूल करोगे। तो इस तरीके से ये हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर अभी हमने किया है, यहां से लगभग लगभग एक क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा रिपीट होगा, बाकी तो आप अच्छे से करो या फिर आप थोड़ा हल्का ऊपर से भी पढ़ लोगे तो चल जाएगा। पर एक चीज आप जरूर पढ़ के जाना, एक तो आपका 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट, और इसके अलावा 74th अमेंडमेंट, ये आपके फाइनल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही रेयर कोई दूसरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आ भी गए तो आपसे फिर थोड़ा सा ये पूछ लेंगे क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पर उसके आने के चांसेस बहुत कम है कि वो आपसे चैलेंजेस के बारे में पूछें। बहुत हद तक चांसेस यही होंगे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। और मैं आपको इतना बता दूं, ज्यादातर चीजें इसमें सेम है, बस थोड़ी सी टर्म्स अलग है यहाँ पे, जो वो 3 टियर वाला सिस्टम मैंने एक आपको बना के दिखाया था। बाकी बाकी लगभग लगभग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, रिजर्वेशन है, चाहे वो सब्जेक्ट्स हैं, वो लगभग लगभग सेम रहेंगे। ठीक है, वो 29 सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो स्टेट डिसाइड करेगा कि किस लेवल को कितना काम देना है। वैसे ज्यादातर आपने अगर कभी नोटिस किया हो, आप अगर दिल्ली से हो, आपने एमसीडी की डिस्पेंसरी देखी होगी, वो इसका एग्जाम्पल है लोकल गवर्नमेंट का जो वो काम किया होता है। आपने एमसीडी के प्राइमरी स्कूल्स देखे होंगे, कम्युनिटी सेंटर देखे होंगे, बारात घर वगैरह देखे होंगे। आपके वहाँ पे जो नाले वाले का काम होता रहता है या साफ सफाई करने एमसीडी वाले आते हैं कर्मचारी, यही तो काम है इनका, लोकल लेवल पे काम करना। तो यही आज का हमारा चैप्टर था। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।